हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम ट्यूटोरियल्स, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं क्लास 11 एंड क्लास 12 कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल्ड वीडियोस। मैं अंशिता जिंदल आज आप सबके लिए लेकर आई हूं हमारी क्लास 11 बीएसटी का चैप्टर नंबर 10 इंटरनल ट्रेड। इससे पहले सारे चैप्टर्स के इन डिटेल वीडियोस वन शॉट आपको मिल जाएंगी। ऊपर आई बटन से जाके आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। आज के हमारे वीडियो को शुरू करते हैं विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ड। पहले तो कि इंटरनल ट्रेड इसका मतलब क्या है। देखो, सबसे पहली चीज हमें समझनी चाहिए कि ट्रेड होता क्या है। वैसे तो हम चैप्टर 1 से इसके बारे में बात करते आ रहे हैं कि ट्रेड क्या है। एक बार फिर से अगर मैं बोलूं ट्रेड क्या है, तो कभी भी अगर हम गुड्स को, सामान को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो मैं उसको ट्रेड बोलती हूँ। देखो, अगर ना मैं सामान को प्रोड्यूस कर रही हूँ, ठीक है, तो प्रोड्यूस करने वाला होता है प्रोड्यूसर। वो प्रोड्यूस करता है इंडस्ट्रीज में, वो यहाँ पे ट्रेड में नहीं आ रहा है। ठीक है, ट्रेड में मैं बोल रही हूँ कि मैं सामान को प्रोड्यूस नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं सामान को प्रोड्यूसर से खरीद करके आगे बेच रही हूँ। तो अब देखो, प्रोड्यूसर जो है वो तो सामान को प्रोड्यूस करता है, सामान को बनाता है। जो प्रोड्यूसर से सामान खरीद के आगे बेचे उसको मैं बोलती हूँ होलसेलर। प्रोड्यूसर से होलसेलर जो है सामान खरीदते हैं, होलसेलर प्रोड्यूसर से सामान खरीद के रिटेलर को बेचते हैं, और रिटेलर क्या करते हैं, सामान आगे फाइनली कंज्यूमर को, कस्टमर को बेचते हैं। तो आप एक चीज समझो, ये जो कंज्यूमर है ये तो सिर्फ सामान खरीद रहा है, और ये जो प्रोड्यूसर है ये तो सामान बना के सिर्फ और सिर्फ बेच रहा है। लेकिन कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में दो जरूरी लिंक हमें मिलते हैं, होलसेलर और रिटेलर। होलसेलर क्या करता है, यहाँ से सामान खरीदता है और यहाँ बेच देता है। रिटेलर क्या करता है, यहाँ से सामान खरीदता है और यहाँ बेच देता है। तो होलसेलर और रिटेलर ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, टेक्निकली ये दोनों ही ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों ही सामान को खरीद रहे हैं और आगे बेच रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि ये कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न कर सके। तो होलसेलर और रिटेलर बेसिकली क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। मैं बोल रही हूँ कि ट्रेड मतलब खरीदा जाता है सामान और आगे बेचा जाता है। खरीदने वाला बायर, बेचने वाला सेलर। ये जो बायर है और ये जो सेलर है, इनकी लोकेशन के बेसिस पे हम इस ट्रेड को इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड में क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब अगर तो ये बायर और ये सेलर, अगर ये दोनों एक ही सेम कंट्री के अंदर है, देखो अगर ट्रेड सेम कंट्री के अंदर है तो हम उसको इंटरनल ट्रेड बोलेंगे, जो हमारे इस चैप्टर का मुद्दा है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। लेकिन अगर ये बायर और ये सेलर दोनों अलग अलग कंट्रीज में है, एक इंडिया में है, एक दुबई में है, एक इंडिया में है, एक चाइना में है, एक चाइना में है, एक यूएसए में है, ये बायर्स और सेलर्स ये दोनों अगर अलग अलग देशों में प्रेजेंट है, यानी कि जो ट्रेड हो रहा है वो दो देशों के बीच में या दो से ज्यादा देशों के बीच में हो रहा है, तो मैं उसको क्या बोलूंगी, उसको मैं बोलूंगी एक्सटर्नल ट्रेड, जो हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, जिसको हम डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके लिए हम छोड़ देते हैं। तो जब भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हो रही है तो हम उसको ट्रेड बोलेंगे। बाइंग एंड सेलिंग करने वाले होते हैं बायर्स और सेलर्स। अगर बायर्स और सेलर्स सेम कंट्री के अंदर हैं तो हम बोलेंगे कि वो इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं। आगे चलते हैं, इंटरनल ट्रेड अब क्या है, इसकी एक बार डेफिनेशन देख लो। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज, अपने ही देश की सीमा के अंदर, बाउंड्रीज के अंदर अगर तुम खरीद बेच करो सामान की, तो हम उसको इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। इंटरनल ट्रेड मतलब तुम अपने ही देश में किसी दुकानदार से कुछ खरीद रहे हो, जैसे कि अपने घर के पास वाली किसी छोटी मोटी दुकान से आपने कुछ खरीदा, या किसी बहुत बड़ी मार्केट में जाके आपने कुछ खरीदा, या आपके घर पे जो सेल्समैन आते हैं सामान बेचने, उनसे आपने कुछ खरीदा। वो हम सारी चीजें किसमें बोलेंगे, इंटरनल ट्रेड में बोलेंगे, क्योंकि खरीदने और बेचने वाला एक ही देश के अंदर है। नो कस्टम ड्यूटी और इम्पोर्ट ड्यूटी इज लेविड। अब आपने बाहर से कुछ मंगाया नहीं, बाहर कुछ भेजा नहीं, तो ना तो आप पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी, ना आप पे कस्टम ड्यूटी लगेगी। कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी कब लगती है, जब हम सामान को इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। इस केस में तो हमने कुछ ऐसा करा नहीं, तो हमें ऐसी कोई ड्यूटी, ऐसा कोई टैक्स पे करना नहीं। इंटरनल ट्रेड को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक होगा होलसेलर का और एक होगा रिटेलर का, जो कि मैंने आपको दोनों चीजें बताई हैं। प्रोड्यूसर से सामान खरीदने वाला होलसेलर, जो आगे रिटेलर को बेचता है, तो ट्रेड कर रहा है होलसेलर। और सिमिलरली रिटेलर भी खरीदता है, बेचता है, तो रिटेलर भी ट्रेड कर रहा है। तो हम इंटरनल ट्रेड को मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होता है मेरा होलसेल ट्रेड और दूसरा होता है मेरा रिटेल ट्रेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं होलसेल ट्रेड क्या है, होलसेलर कौन है। अब देखो, होलसेलर में एक लिंक होता है बिटवीन द प्रोड्यूसर, जो भी सामान को प्रोड्यूस करने वाला है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से सामान खरीदता है होलसेलर। ठीक है, प्रोड्यूसर से सामान को बाय करता है, खरीदता है होलसेलर। आप इसी तरीके से सेम टू सेम डायग्राम अपने पेपर में भी बना के आ सकते हो। होलसेलर आगे जाके सामान बेचता है रिटेलर को।
ठीक है। अब देखो ये जो होलसेलर ये जो प्रोड्यूसर होता है, सबसे पहले ये प्रोड्यूसर ना कस्टमर से बहुत दूर होता है, फार अवे फ्रॉम द सिटी। ठीक है, फार अवे फ्रॉम द सिटी। आपने देखा नहीं होगा ना कि आपके घर के आसपास कहीं भी फैक्ट्री लगी हुई है, ये लोगों के घर है और ये फैक्ट्री है, ऐसा यूजुअली नहीं होता है। फैक्ट्री हमेशा शहर से कहीं बाहर दूर होती है। फैक्ट्री ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे लोग नहीं होते, जहाँ पे घर नहीं होते बसे हुए। ठीक है, क्योंकि फैक्ट्रीज को जो है किसी स्पेसिफिक जगह से कोई रॉ मटेरियल लेना होता है, या फिर फैक्ट्रीज बहुत पोल्यूशन प्रोड्यूस करती है कई बार, तो घरों के आसपास फैक्ट्री नहीं होती। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर से, जिसने सामान खरीदना है, उससे बहुत दूर बैठा होता है। और ये जो रिटेलर है, ये कस्टमर के बिल्कुल ही पास बैठा होता है कि ये मेरा घर है, ये मेरे घर के साथ किराना स्टोर है। प्रोड्यूसर बहुत दूर बैठा है कस्टमर से, और रिटेलर कस्टमर के बिल्कुल घर के साथ बैठा है। तो इन दोनों के बीच में एक लिंक हमने बना दिया, होलसेलर। ये होलसेलर क्या करता है, दूर जाके प्रोड्यूसर से सामान खरीद के लाता है और रिटेलर को सामान बेच के चला जाता है। फिर ये रिटेलर अपने दुकान के आसपास वाले सारे छोटे छोटे घरों में सामान बेच देता है। तो प्रोड्यूसर बहुत दूर बैठा है कस्टमर से, और रिटेलर बहुत पास बैठा है कस्टमर के। इन दोनों के बीच में हमने लिंक बना दिया, होलसेलर जो प्रोड्यूसर से सामान खरीद के रिटेलर को सामान बेचता है। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि ये हमेशा लार्ज क्वांटिटीज में ही डील करता है। देखो प्रोड्यूसर बहुत दूर बैठा है, होलसेलर वेला थोड़ी है कि वो रोज की रोज जाएगा 100 यूनिट खरीद के लाएगा आगे बेचेगा, नहीं। होलसेलर एक बार जाएगा महीने में प्रोड्यूसर के पास और हजारों यूनिट प्रोड्यूसर से खरीद करके लेकर आएगा और एक ही बार में जाके रिटेलर को दे करके आएगा। तो होलसेलर हमेशा लार्ज क्वांटिटीज में खरीदेगा। होलसेलर रोज रोज नहीं जाएगा, बल्कि महीने में एक बार जाएगा और हजारों यूनिट खरीद करके लेकर के आएगा। ठीक है जी, तो ये बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटीज में बाय करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो उसको रीसेल कर सके। ठीक है जी। Wholesale trade refers to buying and selling of goods and services in large quantity for the purpose of resale or intermediate use. Wholesale serves as the important link between manufacturer यानी कि producer and the retailer. They purchase in bulk, हमेशा bulk में large quantity में खरीदेंगे, लेकिन small slots में retailer को बेचेंगे। अब देखो, प्रोड्यूसर से आप खरीद कर लाए एक बार में, फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर से आप खरीद करके लेकर आए 10,000 यूनिट्स, लेकिन जो रिटेलर है उसकी तो छोटी सी किराने की दुकान है, वो भैया अपनी छोटी सी दुकान में 1000 यूनिट कहाँ संभाल के रखेगा। तो इसीलिए जो रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स क्या करते हैं, जब भी उनको सामान चाहिए होता है तो वो 200 यूनिट 300 यूनिट का ऑर्डर कर देते हैं कि भैया 200 यूनिट कोक के दे जाओ, 200 यूनिट चिप्स के दे जाओ, दैट्स इट। फिर जब रिटेलर का सामान खत्म हो जाता है तो होलसेलर दोबारा आके देकर जाता है। तो यानी कि प्रोड्यूसर से तो बहुत लार्ज क्वांटिटी में खरीदा, 10,000 यूनिट एक बार में खरीदे, लेकिन रिटेलर को थोड़े थोड़े क्वांटिटी में बेचे। क्यों? क्योंकि रिटेलर की तो छोटी सी दुकान है। ठीक है ना। They undertake various activities such as grading of products, packing into smaller lots. Grading of products मतलब कि जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनको ग्रेड ए दे दिया, जैसे स्कूल में होता है कि अच्छे बच्चों को ग्रेड ए, बुरे को बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे करके। सिमिलरली अच्छे प्रोडक्ट्स को, अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स को अच्छा ग्रेड दे दिया, उनको अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स को अलग से रख दिया, पैक कर दिया प्रोडक्ट्स को, स्टोर करके रखा प्रोडक्ट्स को। क्योंकि जब 10,000 यूनिट तुम खरीद कर लाए हो प्रोड्यूसर से, रिटेलर इतना अभी लेगा नहीं, तो वो सारी चीजें स्टोर कौन करके रखता है? हमारा होलसेलर। ट्रांसपोर्टेशन, प्रोड्यूसर से सामान को ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाना रिटेलर तक, वो करेगा होलसेलर। प्रमोशन, गुड्स का प्रमोशन करना, का उनकी ऐड करना। कलेक्शन ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, बाजार में कंज्यूमर को क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं, इस सारी चीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है होलसेलर और प्रोड्यूसर को जाके पहुंचाता है इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ स्मॉल एंड स्कैटर्ड ऑर्डर्स ऑफ रिटेलर, रिटेलर छोटे छोटे ऑर्डर करते रहते हैं कि आज 200 यूनिट चाहिए, 300 यूनिट चाहिए, वो ऑर्डर्स को इकट्ठा करता है रिटेलर से और रिटेलर्स को जाके सामान डिस्ट्रीब्यूट करके आता है होलसेलर। तो ऑल इन ऑल होलसेलर एक लिंक है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। बल्क में यहाँ से खरीदता है और छोटी छोटी क्वांटिटीज में जाके रिटेलर को सामान बेच के आता है होलसेलर। अगर मैं बात करूं रिटेलर की, तो जैसे होलसेलर एक लिंक था बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर, वैसे ही रिटेलर एक लिंक होता है बिटवीन द होलसेलर एंड द कस्टमर। होलसेलर से सामान खरीदता है रिटेलर, अपनी दुकान में लगाता है, अपनी दुकान में हर चीज शो करता है कि मैं क्या बेच रहा हूँ, और फाइनल कस्टमर को सामान बेचता है। फाइनल कस्टमर दुकान पे आता है, सामान खरीद कर लेकर जाता है। तो रिटेलर एक ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज है जो एंगेज है इन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू द कस्टमर। तो ये डायरेक्टली कस्टमर को सामान बेचता है। देखो जैसे हमने होलसेलर को बोला था, होलसेलर सामान किसको बेच रहा है? जिसको भी बेच रहा है वो रीसेल के लिए खरीद रहा है यानी कि रिटेलर, या फिर इंटरमीडिएट यूज के लिए खरीद रहे होते हैं, जैसे कि
आपने केक की दुकान को अगर क्रीम बेची तो केक की दुकान क्रीम खरीदेगी होलसेलर से, पर उसको एज ए कस्टमर यूज नहीं करती केक की दुकान, उसको इंटरमीडिएट यूज करती है। लेकिन जो रिटेलर है वो सामान किसको बेचता है? फाइनल कस्टमर को सामान बेचता है। जो सामान रिटेलर बेच रहा है उसको आगे कोई भी अपने बिजनेस में यूज नहीं कर रहा, उसको कोई भी आगे रीसेल के पर्पज से यूज नहीं करता है। ठीक है जी। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ the products are sold or where the sale is made, the sales are made directly to the customer, it will be considered as retailing। मैंने बोला कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कैसे मैंने प्रोडक्ट बेचा, कब बेचा, कहाँ बेचा, कैसे बेचा, लेकिन अगर मैंने अपना प्रोडक्ट फाइनल कस्टमर को बेचा है तो मैं बोलूंगी कि मैं रिटेलर हूँ। ठीक है ना। तो जैसे मैंने बोला कि रिटेलर के केस में अल्टीमेट कस्टमर को ही सामान बेचा जाएगा, पर होलसेलर अपना सामान जिसको बेच रहा है या तो वो रिटेलर होगा जो उसको रीसेल कर देगा, आगे कस्टमर को बेच देगा, या फिर वो कोई बिजनेस होगा जो उसको अपने बिजनेस में यूज कर लेगा, जैसे केक की दुकान ने क्रीम यूज करी। लेकिन रिटेलर जब भी सामान बेचे, कहीं भी बेचे, छोटी दुकान से बेचे, बड़ी दुकान से बेचे, रिटेलर जब भी अगर कोई भी एक फाइनल कंज्यूमर को सामान बेच रहा है तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि अरे इसकी तो बहुत बड़ी दुकान है तो ये तो होलसेलर होगा। नहीं, अगर आप फाइनल कस्टमर को सामान बेच रहे हो तो मैं आपको रिटेलर ही बोलूंगी। He or she purchases a variety of products from the wholesaler। वो होलसेलर से बहुत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स खरीदता है, जैसे कि वो कोक भी खरीदेगा, पेप्सी भी खरीदेगा, चिप्स भी खरीदेगा, चॉकलेट भी खरीदेगा, बहुत सारी चीजें, वैरायटी ऑफ चीजें खरीदेगा, जैसे कि किराने की दुकान में होता है। सिमिलरली स्टेशनरी की शॉप में आपने देखा होगा पेन, पेंसिल, नोटबुक, स्केल, हर चीज आपको मिलेगी। तो ये वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करता है। पर जो होलसेलर होता है वो हमेशा एक ही प्रोडक्ट में डील करता है, यानी कि एक होलसेलर होगा जो सिर्फ कोक बेचता होगा, एक होलसेलर होगा जो सिर्फ चिप्स बेचता होगा, लेकिन रिटेलर अपनी दुकान में बहुत सारी वैरायटी ऑफ थिंग्स रखता है। अरेंजेस फॉर द प्रॉपर स्टोरेज ऑफ द गुड्स को स्टोर करके रखता है। देखो बहुत हजारों की क्वांटिटी में तो ये सामान नहीं खरीदता, लेकिन काफी तो सामान इसके पास फिर भी ऐसा होता है जो ये दुकान में अपने पास डिस्प्ले में नहीं रखता बल्कि स्टोर करके रखता है। जैसे कि आपने देखा हो कपड़े की दुकान पे एक प्रोडक्ट शो में होता है और उसके सारे साइज वो स्टोर में करके रखते हैं अपने पास, तो सामान स्टोर करके रखते हैं। सेल द गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, बहुत छोटी क्वांटिटीज, एक एक दो प्रोडक्ट की क्वांटिटी में सामान बेचते हैं, क्योंकि कस्टमर एक बार में आके 10 प्रोडक्ट नहीं लेके जाएगा, वो एक ही लेकर जाएगा। ठीक है ना। बियर्स बिजनेस रिस्क, इनको बहुत रिस्क भी होता है कि अगर इनकी दुकान नहीं चली तो इनको लॉस हो जाएगा। ग्रेड्स द प्रोडक्ट, फिर से ग्रेडिंग करते हैं, सामान को अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से अलग करके रखते हैं। कलेक्ट्स द मार्केट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, यानी कि कस्टमर क्या पसंद कर रहा है, क्या नहीं पसंद कर रहा, कस्टमर की कंप्लेंट क्या है, कस्टमर की डिमांड क्या है, वो सब इकट्ठी करते हैं इंफॉर्मेशन, और वो जाके होलसेलर को देता है। होलसेलर वो इंफॉर्मेशन जाके प्रोड्यूसर को देता है। एक्सटेंड्स क्रेडिट टू द बायर को कस्टमर को उधार पे सामान बेचता है। प्रमोट्स द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स थ्रू डिस्प्लेज, अपने सामान को डिस्प्ले में लगा के रखता है और उनसे उसकी सेल बढ़ती है। ओवरऑल जो प्रोड्यूसर ने सामान बनाया उसकी सेल बढ़ रही है। पार्टिसिपेशन इन वेरियस स्कीम्स, बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स लगाते हैं, बाय वन गेट वन फ्री, 20% ऑफ, 30% ऑफ, न्यू ईयर का ऑफ, तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स भी लगाते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे होलसेलर कौन थे, हमारे रिटेलर कौन थे। देखो 2-3 डिफरेंस मेन जो आपको याद रखने हैं कि होलसेलर इज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर, पर रिटेलर इज अ लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कस्टमर। होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में डील करता है और रिटेलर स्मॉल क्वांटिटी में डील करता है। होलसेलर अपनी कोई दुकान नहीं खोल के बैठता, पर रिटेलर अपनी दुकान खोल के बैठता है। होलसेलर एक ही प्रोडक्ट में डील करता है, पर रिटेलर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। ये कुछ एक मेजर डिफरेंसेस हैं जो आपको इनके बारे में याद रखने पड़ेंगे। सर्विसेज ऑफ होलसेलर की अगर मैं बात करूं तो होलसेलर 2 लोगों के बीच में लिंक होता है, एक होता है मैन्युफैक्चरर, दूसरा होता है रिटेलर। तो होलसेलर अपनी क्या सर्विसेज दे रहा है मैन्युफैक्चरर को, रिटेलर को, इसके बारे में सबसे पहले बात करें तो फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। आप एक बात सोचो, एक प्रोड्यूसर है, एक प्रोड्यूसर ने 10,000 यूनिट्स बनाए किसी भी पर्टिकुलर चीज के। ठीक है। तो 10,000 यूनिट अगर वो बना रहा है तो वो बड़े स्केल पे प्रोडक्शन कर रहा है फॉर एग्जाम्पल। अब वो 10,000 यूनिट उसने बनाए तो उसके दिमाग पे प्रेशर हो जाएगा, यार पहले ये 10,000 यूनिट तो बिक जाए तब तो जाके और प्रोडक्शन करूं। लेकिन प्रोड्यूसर को बाजार में जाके 10,000 यूनिट बेचने की जरूरत ही नहीं है। जैसे उसने 10,000 यूनिट बनाए, होलसेलर आएगा, 10,000 यूनिट उससे खरीदेगा, लेकर के चला जाएगा। तो मैन्युफैक्चरर को ये टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि मेरा सामान बिकेगा फिर और बनाऊंगा, नहीं, होलसेलर आकर के पहले ही सारा सामान खरीद कर ले जाएगा। तो मैन्युफैक्चरर बड़े लार्ज स्केल पे हजारों लाखों की क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर सकता है, क्योंकि जैसे वो सामान बनाएगा होलसेलर आके खरीद के ले जाएगा, इसको इसका पैसा मिल जाएगा, इसके सिर की टेंशन उतर जाएगी। इसको भी रिस्क तो होता ही है। देखो रिस्क तो
होलसेलर जो है इसको भी होता ही है। क्यों? क्योंकि होलसेलर ने लाखों में, हजारों की क्वांटिटी में सामान खरीद लिया, ठीक है, प्रोड्यूसर से। अब अगर रिटेलर ने वो सामान नहीं खरीदा तो होलसेलर का पैसा डूबेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर का तो रिस्क नहीं है ना, प्रोड्यूसर ने तो होलसेलर को बेच दिया, अब सारा रिस्क किसका? होलसेलर का। फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये कई बार क्या करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं, यानी कि एडवांस पैसा दे देते हैं प्रोड्यूसर को। तो प्रोड्यूसर को जब एडवांस पैसा मिल जाता है, प्रोड्यूसर उससे प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है ना। एक्सपर्ट एडवाइस, देखो होलसेलर क्या है, रिटेलर से बात करता है सीधा। होलसेलर किससे बात करता है? रिटेलर से। इसका डायरेक्ट लिंक होता है। और जो रिटेलर है इसका डायरेक्ट लिंक होता है कंज्यूमर के साथ। अब कंज्यूमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कंज्यूमर बताएगा रिटेलर को, रिटेलर बताएगा होलसेलर को, और होलसेलर किसको बताएगा? मैन्युफैक्चरर को। तो ये एडवाइस भी देता है। हेल्प्स इन मार्केटिंग फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन मतलब सामान की पैकेजिंग करने में, सामान की ट्रांसपोर्टेशन करने में, सामान की ऐड करने में, उन सभी चीजों में प्रोड्यूसर की मदद करता है। क्योंकि अगर होलसेलर नहीं होगा तो सामान आगे नहीं पहुंचेगा, आगे नहीं पहुंचेगा तो प्रोड्यूसर का सामान बिकेगा कैसे? तो ये प्रोड्यूसर की इसमें भी मदद करता है। फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूटी, लगातार प्रोडक्शन हो पाती है होलसेलर की वजह से, क्योंकि होलसेलर सामान खरीद के ले जाता है तो प्रोड्यूसर को सामान बेचने की टेंशन नहीं है। वरना प्रोड्यूसर क्या करेगा? पहले प्रोडक्शन करेगा, फिर सेल करेगा, सेल करके पैसा लेकर आएगा, फिर प्रोडक्शन करेगा। लेकिन इस केस में तो होलसेलर आता है, पहले ही सामान लेकर चला जाता है, तो प्रोड्यूसर को जाके कस्टमर को सामान बेचने की सिरदर्दी ही नहीं है। तो प्रोड्यूसर सेल की टेंशन छोड़ देता है और सिर्फ प्रोडक्शन करता है। एंड स्टोरेज, अब प्रोड्यूसर को हजारों यूनिट अपने पास स्टोर करने पड़ेंगे अगर होलसेलर नहीं लेकर जाएगा, पर होलसेलर आता है 10,000, 15,000, 20,000 यूनिट उठाकर ले जाता है। तो अब स्टोरेज कौन करेगा? होलसेलर करेगा। प्रोड्यूसर ने तो सामान दे दिया ना होलसेलर को, तो प्रोड्यूसर को स्टोर भी करना, सामान स्टोर करने की सिरदर्दी किस? होलसेलर की। तो होलसेलर ये सारी की सारी सर्विसेज देता है एक मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर को। लेकिन होलसेलर किसके बीच में लिंक है? प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर। तो प्रोड्यूसर को तो सर्विस दे दी, अभी ये जो बेचारा होलसेलर है अभी और किसको सर्विस देगा? रिटेलर को। तो रिटेलर को क्या सर्विस देता है वो भी देखते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, यानी कि सामान को टाइम टू टाइम अवेलेबल कराने में मदद करता है। देखो बहुत बार ऐसे होता है ना, तुम दुकान पे कुछ लेने गए और दुकानदार ने बोला कि यार ये तो सामान भैया खत्म हो गया, कल आएगा। बहुत बार ऐसे होता है ना, कल तक आएगा सामान, शाम को आएगा, अभी नहीं है, परसों तक आएगा। अब वो सामान आएगा का क्या मतलब है? कहाँ से आता है वो सामान? रिटेलर को वो सामान कौन देके जाता है? होलसेलर आता है अपना ट्रक लेके, अपनी गाड़ी लेके, अपना ऑटो लेके, और उसमें रिटेलर तक सामान पहुंचा के जाता है। तो रिटेलर को टाइम टू टाइम सामान मिल जाता है, रिटेलर को कहीं जाना नहीं पड़ता। रिटेलर बोलता है भैया कल तक सामान आ जाएगा, सामान आएगा। कौन लेकर आएगा? होलसेलर। तो अवेलेबल कराता है उनको उनकी दुकान पे गुड्स को। मार्केटिंग सपोर्ट, फिर से सामान की ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, उन सभी चीजों में हेल्प करता है होलसेलर। होलसेलर ऐड भी करता है सामान की। ग्रांट ऑफ क्रेडिट, उधार पे सामान देता है होलसेलर कई बार रिटेलर को कि चल कोई नहीं, अगले महीने पैसे दे दियो मेरे को, मेरा सामान तो अभी रख ले। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, अब देखो होलसेलर, फिर से इधर होता है प्रोड्यूसर, इधर है होलसेलर, इधर है रिटेलर। प्रोड्यूसर होलसेलर को बताएगा कि सामान को कैसे रखना है, सामान को यूज कैसे करना है, सामान की क्या स्पेसिफिकेशन है, सामान की क्या क्या चीजें अच्छी हैं या बुरी हैं, कैसे हैंडल करना है। और होलसेलर वो सारी इंफॉर्मेशन किसको बताएगा? रिटेलर को, ताकि रिटेलर वो सारी इंफॉर्मेशन किसको बता सके? कस्टमर को। तो वो स्पेशलाइज नॉलेज देता है सामान के बारे में कि इसको कैसे यूज करना है, कैसे बेचना है, इसके फीचर्स क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है। और रिस्क शेयरिंग, रिस्क शेयरिंग करता है। ऑब्वियसली अगर सारा सामान रिटेलर खुद खरीदे प्रोड्यूसर से तो इसको तो कोई रिस्क नहीं है, सारा रिस्क इसका हो जाएगा। लेकिन होलसेलर बीच में आ जाता है। होलसेलर कहता है रिटेलर को कि कोई नहीं भैया, तुझे हजारों की क्वांटिटी में सामान रखने की कोई जरूरत नहीं है, सारा सामान मैं स्टोर करके रखूंगा, मैं उठाऊंगा सारा रिस्क। तो होलसेलर रिस्क शेयरिंग भी करता है, ठीक है। अगली बात आती है सर्विसेज ऑफ रिटेलर। रिटेलर क्या सर्विसेज देता है? अब रिटेलर किसके बीच का लिंक है जी? रिटेलर लिंक है होलसेलर और कस्टमर के बीच में। कई बार अगर रिटेलर थोड़ा बड़ा रिटेलर हो तो वो बीच में से होलसेलर को हटा देता है और वो सीधा प्रोड्यूसर से सामान खरीद लेता है। तो रिटेलर या तो होलसेलर से सामान खरीदेगा या फिर मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदेगा। तो रिटेलर इन दोनों को ही क्या क्या सर्विस देगा? पहली चीज है हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, सामान को बेचने में, कस्टमर तक पहुंचाने में सब हेल्प करता है रिटेलर। क्यों? क्योंकि कस्टमर के सबसे पास कौन है जी? रिटेलर ही तो है कस्टमर के सबसे पास। तो सामान को कस्टमर तक पहुंचाने में मदद करेगा। पर्सनल सेलिंग,
प्रोड्यूसर खुद आके नहीं बताता कि सामान कैसा है, अच्छा है, बुरा है। होलसेलर भी नहीं बताता। कस्टमर को कौन बताता है कि अरे मैडम ले लो ना, आप पे बड़ी अच्छी लग रही है कपड़े, आप ले लो, या बड़ी अच्छी चीज है, आप ट्राई करके देखो। ये कौन बोलता है? ये बोलता है रिटेलर। तो पर्सनल सेलिंग करता है रिटेलर। इनेबल लार्ज स्केल ऑपरेशन। फिर से होलसेलर को, रिटेलर को बड़े स्केल पे सामान बनाने में, सामान बेचने में मदद करता है रिटेलर, क्योंकि अगर रिटेलर की दुकान नहीं होगी तो कस्टमर तक सामान नहीं पहुंचेगा, कस्टमर सामान खरीदेगा नहीं, तो ये लोग लार्ज क्वांटिटी में सामान बना नहीं पाएंगे। कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। फिर से वही देखो, सेम रेपिटेटिव पॉइंट। अरे मैं क्या करूं भाई, बुक में है। तो रिटेलर कस्टमर से डायरेक्टली जानकारी है, रिटेलर डायरेक्टली कस्टमर से बात करता है। कस्टमर बताता है कि मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कंप्लेंट्स, डिमांड, सब बताता है कस्टमर रिटेलर को। रिटेलर किसको बताएगा? होलसेलर को, मैन्युफैक्चरर को। तो मार्केट की इंफॉर्मेशन बताता है। अब अगर रिटेलर नहीं बताएगा तो इनको पता ही नहीं चलेगा प्रोडक्ट में क्या इंप्रूव करना है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, कौन सा कम बिक रहा है, कस्टमर को क्या पसंद है, क्या नहीं। तो रिटेलर ये सारी इंफॉर्मेशन बताता है। हेल्प्स इन प्रमोशन। सामान की एडवर्टीजमेंट करने में, प्रमोशन करने में मदद करता है। जैसे आपने देखा होगा, जितनी भी किराने की दुकानें हैं उनके ऊपर कोक का बोर्ड लगा होता है। किसी भी एक ब्रांड ने अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रखी होती है, अपने आप बोर्ड लगा रखा होता है, तो ऐड करने में भी मदद करता है रिटेलर, उसकी दुकान। ठीक है। अब रिटेलर कस्टमर को क्या फैसिलिटी देता है? रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। देखो, प्रोड्यूसर का तो सामान बिकवाने में मदद करता है, पर कस्टमर को भी तो सामान चाहिए। अगर आपके घर के पास किराने की दुकान नहीं होगी तो कोक कहाँ से खरीदोगे, कुरकुरे कहाँ से खरीदोगे, चिप्स कहाँ से खरीदोगे? 2 दिन में परेशान हो जाओगे अगर किराने की दुकान नहीं होगी तो ये कस्टमर को भी लगातार सामान अवेलेबल कराने में मदद करता है। न्यू प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देता है। जैसे ही कोई नया सामान आता है तो रिटेलर बताता है कस्टमर को कि भैया देखो ये आया है नया, आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है, आजकल ये ऐसा चल रहा है, आप ये खरीद लो। तो कस्टमर को नए सामान की जानकारी देता है। कस्टमर को कन्वीनियंस देता है बाय करने में। अब देखो, मैं अगर आपको बोलूं कि एक छोटा सा कुरकुरे का, कोक का बॉटल खरीदने के लिए, कुरकुरे का पैकेट खरीदने के लिए आपको 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, क्या कभी जाओगे? अरे नहीं जाओगे कि भैया इतना ज्यादा दूर कौन जाएगा, इतना टाइम और इतना पेट्रोल तो नहीं है हमारे पास। लेकिन वही वही सेम कुरकुरे, चिप्स, सब कुछ रिटेलर आपको आपके घर के बिल्कुल पास में लाके देता है, तो आपको बहुत कन्वीनियंस हो जाती है सामान खरीदने में। वाइड सिलेक्शन। बहुत सारे सामान, बहुत सारी वैरायटी ऑफ चीजों को ये अपनी दुकान पे रखता है, तो आपको सिलेक्शन की ऑप्शन देता है, चॉइस करने की ऑप्शन देता है। आफ्टर सेल सर्विसेज। अब रिटेलर आपको आफ्टर सेल सर्विस भी देता है कि कहीं कोई सामान खराब हुआ, वापस कर जाओ। आपको कोई भी गारंटी चाहिए, वारंटी है, गारंटी है, रिपेयर्स है, कोई भी ऐसी चीज है, रिफंड है, रिटर्न है, ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है रिटेलर की तरफ से। प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी। सामान कई बार उधार पे भी दे देता है। जैसे अब्दुल शॉप होती थी तारक मेहता में, वो पूरे महीने पूरी सोसाइटी के लोग सामान खरीदते थे और महीने की एंड में वो बोलते थे कि भैया मुझे बता दो मेरे खाते में तुमने कितना सामान लिखा हुआ है, मुझे कितने पैसे पे करने हैं। तो अब्दुल शॉप में वो लोग क्या करते थे, कोई भी सामान खरीद के लेकर जाते थे और कहते थे ये मेरे अकाउंट में लिख दियो, ये मेरे नाम पे लिख दियो कि मैंने खरीदा है। तो सामान उधार पे भी बेचता है रिटेलर कस्टमर को। तो ये सारे सर्विसेज दे रहा है एक रिटेलर अपने कस्टमर को। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि होलसेलर कौन है, रिटेलर कौन है, होलसेलर क्या सर्विस देता है रिटेलर को या मैन्युफैक्चरर को, और रिटेलर क्या सर्विस देता है होलसेलर को या कस्टमर को। आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगले वीडियो में हम मिलते हैं इस चैप्टर के पार्ट नंबर 2 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।